हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। इसका हमने पहले देखा था सिलेबस क्या है सोशल सिक्योरिटी का, फिर हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखा, फिर हमने ग्रेचुटी एक्ट देखा, और आज हमारा है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो इसका है ना, पहले जो नाम था ना एम्प्लॉय की जगह वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी अमेंडमेंट के अंदर इसका नाम चेंज हुआ। बाकी आपको इस लेक्चर में सब कुछ मिलेगा। इसमें हम पहले कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो हमारे पीवाईक्यूज़ पे बेस्ड रहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम इसमें कवर करते हैं। तो जब हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट देखते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्ट क्यों आया होगा। एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है लेबर, ठीक है, लेबर क्लास वाला आदमी। और एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब है मालिक, मान लो कंपनी का। ठीक है, तो ये एक्ट क्यों आया होगा? सिंपल सी बात है, कॉम्पनसेशन देने के लिए आया है लेबर क्लास को, कि कोई तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी की वजह से उसको कुछ नुकसान हो जाए, उसको डिसेबिलिटी आ जाए, वो मर जाए, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर अच्छे से निभाए, इसके लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो लेबर क्लास को इन केस ऑफ, अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाए, या उनको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए, ठीक है, या उनकी डेथ हो जाए, तो उस केस में उन्हें कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये इससे रिलेटेड एक्ट है। अब ये लिख के दे दिया है, तो क्या है कि कोई भी इस चीज़ से मुकरेगा नहीं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से करेगा। अब हम देखते हैं ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये ना पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। किस पे नहीं लगेगा? आर्म्ड फोर्सेज जो है ना, वो इसके अंदर नहीं आती है। आर्म्ड फोर्सेस को तो आपको पता है सब कुछ सेपरेट होता है उनका। कोई भी एक्ट ये आर्म फोर्सेस को कवर नहीं करती है, ये याद रखना। एक्सेप्शन हमेशा अच्छे से याद रखो। इसमें कवर कर कौन कौन से एम्प्लॉय होंगे? जो रेलवे में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, प्लांटेशन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, शिप या एयरक्राफ्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट, हजार्डस ऑक्यूपेशन में जो काम कर रहे हैं, वो सारे ऑक्यूपेशन इसमें कवर होंगे। ठीक है, फिर इस एक्ट के सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन किस किस की देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है इसमें एम्प्लॉय की, कि एम्प्लॉय क्या होगा। एम्प्लॉय मतलब जो लेबरर है वो। ठीक है, तो कौन सा पर्सन को हम एम्प्लॉय बोलेंगे? अगर वो रेलवे में काम कर रहा है, फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, इन सब में काम कर रहा है ना जो इंसान, उसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्लॉय बोल देंगे। तो इसमें जो क्लरिकल या टेक्निकल जो स्टाफ होता है ना, वो भी इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड वाला स्पेशल ध्यान में रखना है। इसमें कौन सी आ जाएगी? आर्म्ड फोर्सेस। फिर इसमें सेकंड डेफिनेशन दी हुई है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक समझ लो आप। तो इसमें कौन सा होगा? कोई भी पर्सन जो फर्म, कंपनी, एसोसिएशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्लॉयर। देखो कीवर्ड ये याद रखना आप, एनी अथॉरिटी जो एम्प्लॉय करती है डायरेक्टली या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तो वो सब क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉयर हो जाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्टली किसी को जॉब दे रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दे रहे हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉयर। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट कौन होगा? उस इंसान का जो लेबरर है या कंपनी में जो काम कर रहा है इंसान, उसके जो फैमिली मेम्बर है ना, उनको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब किसी के फैमिली मेम्बर नहीं है तो उसकी वाइफ हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, या उसकी अनमैरिड डॉटर हो जाएगी, या उसके पेरेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इनमें से भी कोई नहीं है तो उसकी जो सिबलिंग्स है, भाई बहन, वो वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। ये जो होते हैं ना फर्स्ट वाले, जो विडो होगी, माइनर चाइल्ड हो गया, अनमैरिड डॉटर होगी, ये आते हैं सबसे पहले। इनको तो सबसे पहले मिलेगा ही मिलेगा कॉम्पनसेशन। अगर ये वाला केस नहीं है तो इस वाले केस में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस केस को डिवाइड करा गया है। अब हम पढ़ते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस में क्या आ जाएगा? जो बेसिक सैलरी है तुम्हारी, उसके बाद डीए अलावेंसेस जो भी आएंगे तुम्हारे। ठीक है, पर क्या इंक्लूड नहीं होगा ये आपको याद रखना है। जो ट्रैवलिंग अलावेंसेज होते हैं ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे वेजेस में, वो अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, जो पेंशन वगैरह में उसने कंट्रीब्यूट करा है, इंश्योरेंस जो अपना करवा रखा है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और कुछ स्पेशल एक्सपेंस ड्यू टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे काम के लिए वो कहीं जा रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए, वो भी उसकी वेजेस में काउंट नहीं होंगे, वो अलग से एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कमिश्नर की। कमिश्नर की डेफिनेशन इसमें दी हुई है। कमिश्नर कौन होगा? जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंटर के केस में सेंटर अपॉइंट करेगी। इसका काम क्या होगा? डिस्प्यूट की सेटलमेंट कराएगी। किसके बीच में? जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में।
ठीक है। कॉम्पनसेशन का जो मुद्दा होगा उसको कौन देखेगा? कमिश्नर देखेगा। फिर हम बात करते हैं डिसेबलमेंट की। डिसेबलमेंट में क्या होता है? एक पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, जिसमें क्या होता है, देखो जो पार्शियल डिसेबलमेंट होती है ना, ये दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी में क्या होगा? मान लो आपका जो है हड्डी टूट गई है हाथ की, तो वो क्या हो जाएगा? पार्शली टेम्परेरी डिसेबलमेंट, मतलब थोड़े दिन में आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। परमानेंट पार्शियल उसमें डिसेबलमेंट में क्या होता है कि आपके पैर का अंगूठा कट गया, तो वो तो परमानेंट ही हो गया ना, पर वो है तो पार्शियल। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर आपके शरीर का कुछ हिस्सा चला गया है, पर वो पार्शियल डिसेबलमेंट में काउंट होगा, ठीक है। फिर एक होती है टोटल डिसेबलमेंट, मतलब अभी आप अर्निंग ही नहीं कर पाओगे, इतने डिसेबल हो चुके हो कि आपकी टांगें कट गई हैं दोनों, या आपके दोनों हाथ कट गए हैं, तो वो क्या है? टोटल डिसेबलमेंट में आ जाएगा। फिर एक केस होता है डेथ का। डेथ में तो फिर पूरी डेथ ही होगी, इंसान ही चला गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कब नाम दिया गया। तो 2010 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें वर्कमैन की जगह एम्प्लॉयज़ कर दिया था, ठीक है, नाम रीनेम कर दिया था इसे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या करता है? एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है कॉम्पनसेशन पे करने में, वो बात करता है। एम्प्लॉयर जो होता है ना, मकान जो मालिक होता है, उस मालिक को मस्ट मतलब ज़रूर से कंपनसेशन देनी पड़ेगी अगर उसका जो वर्कर है वो इंजर्ड हो जाता है या डिसेबलमेंट हो जाती है उसे, या मर जाता है उस केस में, ठीक है। या तो कोई एक्सीडेंट की वजह से, मतलब उस कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई या कुछ और चीज़ें हो गई, तो उस केस में क्या होगा? एक्सीडेंट माना जाएगा ना, उस केस में कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है? मतलब कि वहाँ इंसान जॉब कर रहा है, जॉब में वहाँ कुछ मान लो कि कंडीशंस ऐसी हैं, तो उस टाइम उसकी मृत्यु हो गई उन कंडीशंस की वजह से, तो वो भी हो जाएगा। फिर एक क्या होता है कि जॉब के कारण मरा है, मतलब जॉब करते करते मरा है, तो उस केस में भी हो जाएगी। डेथ हुई है या डिसेबलमेंट जो भी हुई है, जॉब करते करते हुई है, तो वो भी इसमें काउंट होगा कॉम्पनसेशन में, ठीक है। कौन से केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, कौन से केस में नहीं मिलेगी? किस केस में एम्प्लॉयर बोल सकता है कि मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा? एक तो इंजरी जो है ना 3 दिन से पहले ठीक हो गई, ठीक है, जो इंजरी हुई है वो 3 दिन से कम चली है, मतलब हाथ पे थोड़ा खरोंच आया, वो 3 दिन में ठीक हो गई, तो उस केस में वो नहीं देगा। अब सेकंड केस क्या होता है? इंजरी के केस में, मतलब कि उसको कुछ नुकसान हो गया, डिसेबलमेंट आ गई है, पर वो उसके नुकसान खुद की वजह से आई है, वर्कर की खुद की वजह से आई है, क्योंकि वो ड्रग्स के नशे कर रहा था या ड्रंक था, शराब पी रहा था या नशे कर रहा था। उस केस में ऐसे कुछ हो जाती, इंजरी हो जाती है, तो वो एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा उसे पैसा या कॉम्पनसेशन। सेफ्टी रूल को उसने नहीं माना है, मतलब कि कंपनी में काम करना है तो तुम्हें बोला गया है कि ये हजार्डस काम है, यहाँ पे तुम पूरा सेफ्टी किट पहन के जाओगे, और वर्कर सेफ्टी किट पहन के नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या हो गया? उसको कुछ नुकसान होगा, तो वो रूल फॉलो नहीं करा है, उसकी वजह से हुआ है, तो इसमें एम्प्लॉयर का कोई दोष नहीं है। एम्प्लॉयर ने तो सेफ्टी किट दे रखी थी तुम्हें, ठीक है, तो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तुम, तो ये तुम्हारी खुद की गलती है, इसमें तुम्हें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होता है? अगर इंजरी की जगह उसकी डेथ हो गई और ये सब चीज़ें उसने फॉलो नहीं करी थी, पर डेथ हो गई है, तो डेथ के केस में चाहे वो वर्कर कितना भी सेफ्टी नॉर्म को फॉलो नहीं करा हो, ड्रंक हो, कुछ भी हो, पर अगर उसकी डेथ हो गई है तो कॉम्पनसेशन पे करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी हो जाता है। ये देखो, इफ़ द वर्कर डाई और गेट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी देन कॉम्पनसेशन मस्ट बी पेड इवन इफ ही वॉज ड्रंक और केयरलेस। अगर वो केयरलेस और ड्रंक है, पर उसकी जो परमानेंट डिसेबल हो गई है ना, परमानेंट मतलब उसकी 2 टांगें ही कट गई है या वो मर गया है, तो उस केस में तो कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, वेदर ही इज़ केयरलेस और ड्रंक, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी में मान लो आप काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ डस्ट भरा काम है, तो उसके लंग्स में कुछ बीमारियाँ हो जाएगी, या सिलिका से रिलेटेड काम है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स का काम है, तो वो लंग्स में चले जाएंगे, उससे तुम्हें डिसेबिलिटी हो जाएगी, वो वाली भी इसमें कवर्ड होगी। जैसे सिलिका का कहीं काम चल रहा हो तो उसकी डस्ट धीरे धीरे तुम्हारे लंग्स में जम जाएगी और तुम्हें हो जाएगी सिलिकोसिस, ठीक है, तो इस केस में इसको क्या है, एक्सीडेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा, और जो एक्सीडेंट के केस में कंपनसेशन मिलता है वही कंपनसेशन इस टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, एक राम प्रसाद का केस था 2001 का, उसमें क्या था? उसमें था कि कोई वर्कर अगर जॉब स्ट्रेस की वजह से उसको कुछ दिक्कत हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, तो उस केस में क्या है, कॉम्पनसेशन में कवर्ड होगा
ये क्लोज देख लेना आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, जिसमें अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन के बारे में बात करी गई है। तो डेथ के केस में कितनी कॉम्पनसेशन मिलेगी, तो उसमें होता है जितनी तुम्हारी मंथली वेजेज है उसका 50%, ठीक है। उसके साथ रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है, जो शेड्यूल 4 है ना, अब इस एक्ट में क्या है, कॉम्पनसेशन एक्ट में 4 शेड्यूल मेंशन करे गए हैं। उसमें जो 4th शेड्यूल है ना, उसमें रेलेवेंट फैक्टर दिया हुआ है। अब रेलेवेंट फैक्टर, एक 20 साल का कोई इंसान होगा उसका अलग रेलेवेंट फैक्टर होगा, कोई 60 ईयर ओल्ड होगा तो उसका रेलेवेंट फैक्टर अलग होगा। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% जो मंथली तुम्हारी वेजेस है ना, वो प्लस इंटू रेलेवेंट फैक्टर, तो वो जितना निकल के आएगा, मान लो उसको 1,10,000 निकल के आया, तो या तो 1,10,000 दे दो उसे, या 1,20,000। अब जो ज़्यादा हो ना वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अगर 1,30,000 निकल के आता तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। अब 1,10,000 निकल के आया तो हम जो हायर होगा वो लेंगे, ठीक है। या तो ये या ये, जो ज़्यादा होगा वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की। इसमें क्या है कि मान लो तुम्हारी हड्डी टूट गई है, उस वाले इंजरी को बोलेंगे। ये शेड्यूल 1 किसके बारे में बात करता है, इंजरीज़ को दिखाता है, ठीक है। ये हम नीचे देखेंगे। उसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड लॉस, जितने % का लॉस होगा ना उसी के हिसाब से अर्निंग कॉम्पनसेशन दी जाएगी। जैसे किसी की एक आंख चली गई है तो उसको कैसे काउंट करेंगे, 40% ऑफ द अर्निंग, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। तो वर्कर को कितना मिलेगा, 40% कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा, जितना लॉस हुआ है इनटू अमाउंट पेबल टू पार्शियली टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। फिर आती है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। इसमें यहाँ टोटल भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। इसमें हाफ मंथली पेमेंट का जितना होगा वो अमाउंट कितना होगा, 25% ऑफ मंथली वेजेस। पेड कब होगा, 15 डेज, एवरी 15 डेज। कब तक मिलेगा ये, मैक्सिमम 5 साल तक, या जब तक वर्कर रिकवर नहीं हो जाता। मान लो वर्कर 1 साल में रिकवर हो जाएगा तो उसे 1 साल तक मिलेगी, 5 साल तक मैक्सिमम उसे मिल सकती है। अब ये है शेड्यूल, 4 शेड्यूल मेंशन है। फर्स्ट में इंजरी के बारे में दिखाया गया है, दूसरे में एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कवर्ड हैं। थर्ड में क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताई कि कहाँ सिलिका का काम चल रहा है, सिलिका की डस्ट से सिलिकोसिस हो जाए, ठीक है, उसके लंग्स ख़राब हो जाए, तो वो वाली, उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिफाइन करा गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 4 शेड्यूल हैं। थोड़ा पूछ ले तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए कौन सा है, थर्ड, सेकंड एम्प्लॉयज़ के लिए, फर्स्ट किसके लिए, इंजरी को डिफाइन करा गया है, और फोर्थ में रेलेवेंट फैक्टर के बारे में बात करिए। 16 ईयर का रेलेवेंट फैक्टर इतना होगा, 25 ईयर का इतना होगा, उसमें हर ईयर के लिए रेलेवेंट फैक्टर दिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4A, जिसमें क्या है, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन के बारे में दिया हुआ है। एक हमने सेक्शन 4 पढ़ा है पहले, ठीक है। अब ये है सेक्शन 4A, जिसमें पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैसे होगी। कॉम्पनसेशन क्या है, इमीडिएटली दे दो, आफ्टर एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद कॉम्पनसेशन दे दो। अगर कॉम्पनसेशन तुम 1 महीने के अंदर अंदर नहीं देते हो तो उस पर 12% का तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं दे रहे हो तो पेनल्टी लगेगी तुम पे 50% ऑफ द कॉम्पनसेशन की, ठीक है। जो कमिश्नर होता है, कौन अपॉइंट करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसे, वो 50% ऑफ कॉम्पनसेशन की तुम पे पेनल्टी अलग से लगा देगा, ठीक है। फिर हम सेक्शन 10 की बात करते हैं, जिसमें नोटिस और क्लेम दिया होता है। वर्कर को बताना होगा एक नोटिस के थ्रू कि क्या एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, कितना कॉज हुआ है उससे, ठीक है। और क्लेम को वो कब तक फाइल कर सकता है, 2 साल तक, ठीक है। विदिन 2 ईयर तक वो अपना क्लेम ले सकता है, जो भी उसका एक्सीडेंट या डिजीज़ हुई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 11, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करी गई है। जो एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक है, वो जो इंजर्ड वर्कर है ना, उसको बोल सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करवाओ, उसकी पूरी रिपोर्ट हमें सबमिट करो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना कॉम्पनसेशन देना है। अगर वर्कर रिफ्यूज़ कर देता है तो कंपनसेशन मे बी स्टॉप्ड और रिड्यूस। अब क्या है, वर्कर बोले कि मैं तो एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा, अब उसकी हड्डी, क्या पता मान लो हड्डी टूटी है, तो अब एम्प्लॉयर उसको बोल दे कि ठीक है तेरी हड्डी टूटी है, हम कंपनसेशन दे रहे हैं तुझे, ठीक है। पर उसके बीच में वो बोल दे 2 महीने बाद कि जा अपना चेक करवा के तेरी हड्डी कितनी जुड़ गई है। अब वर्कर बोले कि मैं तो नहीं चेक कराऊंगा, तो उसमें एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो कॉम्पनसेशन को बंद भी कर सकता है या रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 19, उसमें रोल ऑफ कमिश्नर के बारे में बताया गया है। तो कमिश्नर क्या करेगा, कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट होगा उसको देखेगा,
या एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कॉम्पनसेशन टाइम पे नहीं दे रहा है, उस केस में देखेगा। ठीक है, तो इसके पास, कमिश्नर के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, तो इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और फंक्शन क्या होता है, क्लेम को डिसाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉम्पनसेशन का, रिव्यू करेगा और रिकवर करेगा पेनल्टीज जैसे कि 50% ऑफ द वेज जो हुई कॉम्पनसेशन का वो एम्प्लॉयर से ले लेगी। अभी हमने देखा अपील, एम्प्लॉयर कहाँ अपील कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है विद इन द 60 डेज। ठीक है, कमिश्नर की बात नहीं मानी, अब वो एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊँगा, तो विद इन 60 डेज वो इस मामले को हाई कोर्ट में ले जा सकता है। अब क्या होता है, टाइम फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सेक्शन 25A में बताया गया है। जो कमिश्नर है ना, उसको केस को डिस्पोज कब तक कर देना है, विद इन 3 मंथ। ठीक है, ये अपील का केस देख लिया हमने। अपील में क्या था, कमिश्नर ऑर्डर को ना मान के हाई कोर्ट में अपील करने जा सकता है। अपील कब अलाउड होगी, जब केस 10,000 से ज़्यादा तक का हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनल्टी की, वो सेक्शन 18A में बताई गई है। पेनल्टी कैसे लग जाएगी, अगर जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताता नहीं है कि उनके क्या राइट है, किस मामले में उनको कॉम्पनसेशन मिल सकती है, कितनी कॉम्पनसेशन मिल सकती है उन्हें, वो जो राइट उनके छुपाता है तो उसमें उसे पेनल्टी लग जाएगी। नोटिस या रजिस्टर अपना मेंटेन नहीं करता है तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब उसको है ना कितनी फ़ाइन लग सकता है, 50,000 से 1 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है एम्प्लॉयर को। अब हम इसके MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ क्या बात करता है, द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, उसको पहले क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, ये रीनेम कभी 2010 में बताते हैं, कोई भी 2009 में बताते हैं, तो देख लेना एक बार आप अच्छे से, वैसे कहीं दिया हो तो 2010 ही सही आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो ये हमें पता है आर्म्ड फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का मालिक है, उसकी लाइबिलिटीज़ को बताना है अंडर सेक्शन 3। कब लाइबल होगा वो कॉम्पनसेशन एक्ट के, अगर लीव पीरियड में उसको एक्सीडेंट हो जाए तो लाइबल होगा नहीं। अब इसमें कॉम्पनसेशन में भी कंपनी में जब काम कर रहा है या कंपनी के लिए काम करने जा रहा है, कंपनी के काम करते दौरान उसका जो एक्सीडेंट हुआ है तभी कॉम्पनसेशन मिलेगी। अभी घर पे तुम कुछ काम कर रहे हो और गिर के हड्डी टूट जाए तुम्हारी, तो उसमें कंपनी थोड़ी पे करने आएगी। तुम अपने घर का फ़ैन साफ़ कर रहे थे, कंपनी के वहाँ का फ़ैन थोड़ी साफ़ कर रहे थे कि गिर गए तो कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो जो कंपनी की वजह से तुम्हें कुछ दिक्कतें आई हैं तभी उस केस में आपको एम्प्लॉयर लाइबल होता है कॉम्पनसेशन देने के। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एक्सीडेंट अराइजेज आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही बात है कि तुम कंपनी के कोई काम कर रहे हो तो उस केस में हो जाए तो तुम्हारा लाइबल होगा एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन देने की। अब वर्कर क्या है, जहरीली शराब पी लेते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाए तो वो कंपनी का थोड़ी है, वो तुम अपनी जीभ के स्वाद ले रहे हो, उसकी वजह से डेथ हुई है तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, फिर होता है एक्सीडेंट अकर ड्यू टू विलफुल डिसओबीडियंस। अब क्या है, कंपनी के मालिक ने तुम्हें किट दी है, सेफ्टी किट, कि इसको पहन के ही तुम्हें जाना है, फिर वो तुम पहन के नहीं जा रहे हो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है तो उस केस में भी कंपनी लाइबल नहीं होती है। सिर्फ 2 केस होंगे, अगर तुम्हारी उस केस में डेथ हो गई है तो कंपनी तुम्हें कॉम्पनसेशन देगी, या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है, दोनों टांगें कट गई हैं तुम्हारी, तो उस केस में लाइबल होती है बस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू डिपॉजिट कॉम्पनसेशन, जो एम्प्लॉयर मालिक जो है तुम्हारा वो डिपॉजिट ना करे कॉम्पनसेशन कमिश्नर को, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगी, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये EPFO में आया हुआ है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एम्प्लॉयज़ the provision of Compensation Act 1923 from the date of reference within which the Commissioner is required to dispose of the matter relating to compensation or intimate the decision to the employer। अब क्या है, कमिश्नर को कितना टाइम में कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देना है मैटर को, तो वो अभी हमने देखा 3 मंथ का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।